नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव एस्ट्रोलॉजी ग्रुप के अंदर। आप वर्षफल के बहुत सारे वीडियो देखते होंगे कि इस साल के अंदर ये घटनाएं होने वाली हैं, वो घटनाएं होने वाली हैं, भारत पाकिस्तान में युद्ध होने वाला है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, बहुत लोग एनालिसिस करते हैं। आज हम इसका एक्चुअली गंभीरता से विचार करेंगे इस बात पर कि हमारा आने वाला एक वर्ष पूरी दुनिया के लिए कैसा जाने वाला है। ये विषय आता है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि सभी वीडियोस आपके पास आए। आज का वीडियो एक लर्नर्स के लिए, सीखने वालों के लिए, और जो अगले साल क्या घटनाएं होने वाली हैं उन्हें जानना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव वीडियो होने वाला है। जैसा कि यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं आपका अपलोड किया होगा। ये बिल्कुल ईमानदार यहाँ पर कोशिश है और यही तरीका है जिस तरीके से हम आज आपकी क्लास में आपके साथ इसको डिस्कस करेंगे। जो दोस्त केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पर 1 मार्च से कोर्स शुरू होने वाला है। आप मिस मत करिएगा, वरना आप बाद में हायर चार्जेस देकर मेरे पास करेंगे या कहीं और करेंगे। इसलिए आप जल्दी से रजिस्टर करें आज ही। अब मैं शुरू करता हूं। देखिए, जो दुनिया में आप भारत देश के बारे में कुछ जानना चाहते हो, विश्व ऑर्डर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, तो जो हमारा हिंदू नववर्ष है उसकी जो हम कुंडली बनाते हैं वो सबसे सटीक तरीका है। क्योंकि जो हम जनवरी फरवरी वाला जो कुंडली बनाते हैं उसका ग्रहों की चाल से कोई भी लेना देना नहीं है। हमारे जो हिंदू नववर्ष है वो चंद्रमा और सूर्य की चाल के बेस पर बनता है, और दुनिया के अंदर जो खगोलीय घटनाएं होती हैं, दुनिया के अंदर जो भी ज्योग्राफिकल घटनाएं होती हैं, उन सभी का संबंध ग्रहों से होता है। तो जो हिंदू नववर्ष है जिसको हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बोलते हैं, उसकी कुंडली दुनिया के बारे में सभी कुछ बताती है। आज हम बात करेंगे अभी जो हमारा नया हिंदू नववर्ष आने वाला है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2083 भारत और वैश्विक व्यवस्था पर एक टोटल हम यहां पर एनालिसिस करेंगे डिटेल में। दोस्तों, विक्रम संवत 2083 जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इसको हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। वर्ष 2026 में 19 मार्च को शुरू होगा, गुरुवार को। तो 19 मार्च को गुरुवार को सुबह ये करीब करीब आपका 6 बज के कुछ मिनट पर, यहां पर मैंने चार्ट बना रखा है, 6:52 पर आपका चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या हिंदू नववर्ष शुरू होगा, और वो पूरी दुनिया में अगले 1 साल तक होने वाली घटनाओं पर असर डालने वाला है। घटना किस तरीके से होंगी उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस दिन से प्रारंभ होने वाले जो नव संवत शुरू होगा उसको नया नाम दिया गया है, इस बार रौद्र नाम दिया गया है। रौद्र नाम अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अपने आप में सारा कुछ बताता है कि इस साल के अंदर वैश्विक स्तर पर उथल पुथल होगी, गहन संरचनात्मक परिवर्तन होने वाले हैं, विश्व व्यवस्था में बदलाव के संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं अगले 1 साल के लिए। वर्ष 2026 का हिंदू नववर्ष गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है। हिंदू नववर्ष इस बार गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है, तो इस साल का जो वर्ष का राजा है, जिस दिन जिस वार को शुरू होता है उसके स्वामी को राजा बोलते हैं। तो इस वर्ष का जो राजा होगा वो गुरु को राज्य पद प्राप्त है, वो राजा होंगे अगले 1 साल के लिए। और मंगल इस मंत्रिमंडल के, ग्रहों के मंत्रिमंडल के मंत्री होंगे। तो यहां पर राजा बृहस्पति है जो कि न्यायप्रिय है, धर्मप्रिय है, और मंगल एक ताकतवर ग्रह, उसका मंत्री होने वाला है। इन दोनों की जो युति है आपके राजा और मंत्री की, वो ज्ञान को बताती है, अध्यात्म को बताती है, विवेक को बताती है, इन सभी चीजों को गुरु बताता है। साथ ही साथ वो साहस, ऊर्जा और आक्रामकता को बताती है, क्योंकि मंत्री जो मंगल है वो साहस का कारक है, ऊर्जा का कारक है, आक्रामकता का कारक है। तो इन दोनों का जटिल मिलन है। देखिए, ज्ञान भी है, आध्यात्मिकता भी है, विवेक भी है, मगर साथ में साहस भी है, ऊर्जा भी है, आक्रामकता भी है। तो इसका प्रभाव भारत की सीमाओं से लेकर सुदूर पश्चिम देशों की राजनीतिक स्थिति तक देखा जाएगा। सब जगह पर इसका असर पड़ेगा। यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली है, इसको आप जरा ध्यान से समझ लें। उस समय पर जब यह होगा, आपकी पाइसेस या मीन लग्न राइज हो रही है, और लग्न के अंदर ही 4 ग्रह बैठे हैं। आपका चंद्रमा, सूर्य, शनि जो कि 11वें और 12वें भाव का स्वामी है, वो लग्न में आ गया है। शुक्र भी लग्न में बैठा हुआ है। जो लोग इसको पढ़ रहे हैं आप ये कुंडली बना लें। मार्स जो कि एक्चुअली लड़ाई का कारक है,
युद्ध का कारक है और साल का मंत्री है, वो 12वें भाव में जाकर बैठ गया है। 12वें भाव में साथ में राहु भी बैठा हुआ है। मार्स और राहु मिलकर अंगारक योग बनाते हैं और वो दुस्साहस पैदा करते हैं। तो दुनिया के अंदर ऐसी घटनाएं होंगी जो आप एज्यूम नहीं कर रहे होंगे। बहुत बड़ी लड़ाई जैसी घटनाएं हो सकती हैं। और मरकरी यहाँ पर रेट्रो होकर बैठा हुआ है। छठे भाव के अंदर यहाँ पर केतु है, मगर चौथे भाव के अंदर यहाँ पर गुरु, जुपिटर, लग्नेश बैठा हुआ है केंद्र स्थान में। वो इसको संभाल के रखने की कोशिश करेगा। हम इसका टोटल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आप इस कुंडली को जरा बना लें अपने पेपर के ऊपर। इसके अंदर देखिए, यहां पर मैं इसके पंचांगीय पैरामीटर पर डिस्कस नहीं करूंगा आज की क्लास के अंदर। यहां पर आकाशीय जो संसद बनती है उसके मैं पहले से ही बता चुका हूं। दो इंपॉर्टेंट ग्रह है, उसका राजा गुरु है, तो राजा पद पर इसका सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका, शिक्षा संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और धार्मिक संगठन अत्यंत सक्रिय रहने वाले हैं। आपको इंडिकेशन मिल रहा होगा इंडिया के अंदर। न्यायपालिका, आपको पता है जुडिशरी को कितने बड़े बड़े काम करने हैं। अगले साल के अंदर वो बड़े बड़े ऐसी चीजें देगी जिससे पूरे देश में तहलका मचेगा। शिक्षा संस्थानों में भी आपको पता है अभी एक एजुटेशन चल रहा है और वो आगे बढ़ने वाला है। शिक्षा संस्थानों में भी काफी एजुटेशन होंगे और धार्मिक संगठन अत्यधिक सक्रिय हो जाएंगे अब आने वाले एक साल के अंदर। सरकार के निर्णयों में धर्म और नीति का समावेश होगा, परंतु मंगल के मंत्री होने के कारण ये निर्णय कठोरता से लागू किए जाएंगे। गवर्नमेंट जो अपने डिसीजंस लेगी, अभी तक कई डिसीजन से पीछे हट रही थी, मगर अब जो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी उनसे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। वो जो डिसीजन ले लेगी उन्हें मनवा कर मानेगी, ऐसा आप मानकर चलिएगा। जैसे गवर्नमेंट ने कई सारे केसेस में पीछे हटी और कई सारे डिसीजन उसने लिए, मगर अब आने वाले साल में जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी उन्हें जल्दी से पीछे नहीं हटेगी। मंगल युद्ध और संघर्ष का कारक है जो मंत्री है, अतः अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति की तुलना में सैन्य शक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। डिप्लोमेसी से चीजों को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। आपको यहां पर आपका सैन्य शक्ति को यहां पर प्रायोरिटी देने की कोशिश की जाएगी, आप ऐसा मानकर चलेंगे। राजा और मंत्री के बीच मित्रता का भाव होने के कारण भारत जैसे देशों में नेतृत्व और कार्यपालिका के बीच में समन्वय बना रहेगा। हालांकि अतिचारू गुरु, क्योंकि गुरु अभी अतिचारी है, फास्ट मूविंग है, के कारण कुछ निर्णय जल्दबाजी में भी लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में एक समन्वय की वो देखी जाएगी, मगर सरकार कुछ निर्णय बहुत जल्दबाजी में लेगी और कोर्ट भी निर्णय जल्दबाजी में लेंगे, ऐसा होगा। अब हम यहाँ पर कुछ और पैरामीटर्स पर देखते हैं। रौद्र संवत्सर की फलश्रुति और वैश्विक प्रभाव। संवत 2083 को नाम रौद्र होना अपने आप में एक गंभीर चेतावनी देता है। ज्योतिषीय ग्रंथों के अनुसार रौद्र संवत्सर विनाशकारी परिवर्तन, जनहानि और प्राकृतिक आपदाओं का सूचक है। शास्त्रीय श्लोक है, मध्यस्थता भवेद धात्री सामान्येत प्रवर्तनम दुर्मतीनाम महत्वम शाद दुर्मतो वर्ण संक्रमा। इसके अनुसार इस वर्ष वर्षा में कमी होगी, ये भविष्यवाणी है। फसलों का मूल्य बढ़ेगा और समाज में अनैतिक प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों का प्रभाव बढ़ सकता है। यह संवत्सर मध्य एशिया मतलब मिडिल एशिया के अंदर और साउथ एशिया में नरसंहार जैसी परिस्थितियों की ओर भी संकेत देते हैं। मास किलिंग हो सकती है, जैसा कि अभी करंट में भी ऐसा सिचुएशन चल रहा है। बांग्लादेश के अंदर मास किलिंग हुई, इसके बाद आपने देखा कि नेपाल के अंदर हुई, उससे पहले श्रीलंका के अंदर हुई। तो अब मिडिल जो एशिया है उसके अंदर और साउथ एशिया के अंदर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। साउथ एशियन कंट्रीज में ये परिस्थितियां इस साल के अंदर हो सकती हैं। जो ग्रहों का इस बार योग बन रहा है वो 64 साल के बाद बन रहा है। इस समय पर प्रदूषण चरम पर होगा। इस साल आपने देखा होगा दिल्ली में प्रदूषण था और गवर्नमेंट कितनी भी कोशिश कर ले, मगर आने वाले समय में प्रदूषण या पोल्यूशन चरम पर होगा। मौसम में भी बहुत ज्यादा आपके बदलाव होंगे। सर्दी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो बहुत पड़ेगी। आज बहुत तेज गर्मी है और 3 दिन के बाद आप देखोगे कि वो मौसम एकदम सुहाना हो जाएगा। इस तरीके की स्थितियां होंगी। भारत देश के लिए हम इस पीरियड को कैसे देखेंगे? 2026-27 में वर्ष कुंडली और राष्ट्रीय भविष्यवाणियां, हम इंडिया के बारे में कुछ भविष्यवाणियां यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। 19 मार्च 2026 को दिल्ली की कुंडली के अनुसार भारत के लिए मीन लग्न का उदय हो रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया था।
मीन एक द्विस्वभाव और जलीय राशि है जो लचीली लेकिन गहरी नीतियों का प्रतीक है। जो मीन राशि है वो लचीली राशि है मगर वो गहरी नीतियों का प्रतीक है। लग्न के स्वामी जुपिटर आपको पता है चतुर्थ भाव में बैठे हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था। चतुर्थ भाव होता है जनता और घरेलू सुख में स्थिति होती है उसमें। तो बृहस्पति चौथे भाव में बैठे हैं जो एक सुदृढ़ नेतृत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण को संकेत देते हैं। तो आपका जो यहाँ का नेतृत्व है देश का वो बिल्कुल रिजिड रहेगा, अडिग रहेगा, देश को पीछे नहीं जाने देगा। और जो आपका फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए, सेना में काफी सुधार होंगे और बहुत सारे इक्विपमेंट और वारफेयर सेना के अंदर आएंगे। हम नए इंजन और नए उसकी भी एक तरीके से घोषणा कर सकते हैं कि आपके जो एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें भी हम परचेज कर सकते हैं अगले आने वाले साल में, और उसमें समझौते हो सकते हैं। आंतरिक राजनीति और सामाजिक ध्रुवीकरण, कुंडली में लगने पर शनि 12वें भाव का स्वामी है और सूर्य छठे भाव का स्वामी है और राहु का प्रभाव एक अति जटिल आंतरिक वातावरण बनाता है। तो कुंडली में लग्न पर शनि है और सूर्य दोनों बैठे हुए हैं, उससे क्या होगा, छठे और 12वें भाव के स्वामी कुंडली की लग्न में आकर बैठ रहे हैं, उससे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनेगी पॉलिटिकली और सोशली। यहां पर पॉलिटिकल अनरेस्ट रहेगा अगले आने वाले पूरे साल के अंदर, और सोशल अनरेस्ट रहेगा, इस बात की गारंटी है। यह स्थिति तीव्र आंतरिक तनाव, वैचारिक ध्रुवीकरण और सरकारों के लिए न्यायिक चुनौतियों का संकेत देता है। तो गवर्नमेंट के डिसीजंस भी कोर्ट के अंदर जाएंगे और वो डिसीजन बदले जाएंगे। कोर्ट बार बार गवर्नमेंट से पूछेगा सवाल और उससे उनके जो भी निर्णय हैं उन्हें बदलने की कोशिश करेगा। पूरे कंट्री के अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट होंगे, आपका वैचारिक ध्रुवीकरण होगा, आपका जो आपका एक पर्टिकुलर विचारधारा और दूसरी पर्टिकुलर विचारधारा में कोई भी समझौता नहीं होगा। दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेंगे, जो कि अभी भी आपको दिखाई दे रहा है, आज की स्थिति में भी दिखाई दे रहा है। इंटरनल टेंशन होंगी, अलग अलग जातिवादी टेंशन होंगी, धार्मिक रूप से टेंशन होंगी। पूरे साल में इस तरीके की स्थिति होगी जो आपके राजनीतिक दलों में किसी भी तरीके की समरसता नहीं होगी, वो एक दूसरे के घोर विरोधी की तरह काम करेंगे पूरे साल। सुरक्षा चुनौतियां और छद्म युद्ध, 12वें भाव में मंगल है, अभी मैंने बताया था वक्री बुध है और राहु का जमावड़ा हो रखा है। देखिए 12वें भाव में यहाँ पर बैठा हुआ है, आप देख लीजिए, कुंडली आपने नहीं बनाई है तो बना लीजिए। मंगल, राहु और मरकरी बैठे हुए हैं 12th हाउस के अंदर। रेट्रोगेट मरकरी है, मंगल बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है 12th हाउस में। तो ये राहु युद्ध का कारक होता है एक्चुअली कंट्री की, जब भी हम देखते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो 12वें भाव में मंगल, वक्री बुध और राहु का जमावड़ा भारत के लिए एक गंभीर चेतावनी है। यह योग सीमा पर से बढ़ते हुए जिहादी खतरों और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के माध्यम से भारत को आंतरिक रूप से अस्थिर करने की गुप्त साजिशों की ओर इशारा करता है। तो जो पाकिस्तान के अंदर भारत के खिलाफ आपकी सीक्रेट साजिशें हो रही होंगी, बांग्लादेश भी उसमें सपोर्ट करेगा। और आप ये मानकर चल सकते हो, ये जो दिशा है जहां से आपकी परेशानियां आती हुई नजर आ रही हैं, ये आपकी दिशा यहाँ पर डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से भी आपको प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो समुद्र आता है हमारा एक्चुअली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ। अब हम यहां पर बात करेंगे, खुफिया विभाग को भी इस अवधि में अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि गुप्त युद्ध, सीक्रेट वार और घुसपैठ की घटनाओं में वृद्धि की प्रबल संभावना है। अभी कुछ समय से घुसपैठ नहीं हो रही थी, मगर आप देखोगे कि आने वाले साल में घुसपैठ काफी होगी और उससे दोनों देशों के बीच में तनाव होगा। पंजाब, बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति फैलाने के प्रयास किए जाएंगे। मेनली पंजाब के अंदर आपका टेररिज्म अब फिर राइज हो सकता है। आप ये नोट कर लीजिएगा चीज जो मैं बता रहा हूं, पंजाब में टेररिज्म फिर बढ़ सकता है। बंगाल में इलेक्शन के बाद अशांति होगी सर्टेनली। और इसी तरीके से उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में अभी भी टेंशन चल रही है और वो आपकी रिजॉल्व नहीं होगी, उस टेंशन में बढ़ोतरी होने की संभावना होगी। बांग्लादेश वहां पर अपनी सीक्रेट एजेंसीज के थ्रू एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। सैन्य शक्ति और वैश्विक महाशक्ति की ओर कदम, इन चुनौतियों के बावजूद यदि हम नवांशा कुंडली देखते हैं, D9 चार्ट ऑफ दिस, मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं D9 यहां पर। नवांशा कुंडली भी आप बना लीजिएगा, ये चार्ट आप बना लीजिएगा एक बार।
देखिए इसमें जो D9 चार्ट है, भी मैं बताऊं मैं, शनि मंगल का विरोध भारत के को एक आक्रामक रक्षात्मक मुद्रा में खड़ा करेगा। मतलब इंडिया अभी भी उसी में है, मतलब वो आक्रामकता रखेगा मगर फिर भी नहीं चाहेगा किसी से लड़ाई हो। अपने डिफेंस के लिए वो इस तरीके के आपके पोस्चरिंग लेगा कि हम किसी से नहीं डरते, और मौका मिलेगा तो वो वहां पर लड़ने के लिए तैयार भी हो जाएगा जाकर, मगर कोशिश ये होगी कि हम लड़े ना। चलो ये अभी ओपन अप नहीं हो रहा है, मगर D9 चार्ट आप बना लेना, मैंने आपको डिटेल दे दी है। भारत पड़ोसी देशों के खिलाफ बड़े सैन्य ऑपरेशन भी कर सकता है, तो इसके लिए भी तैयार हो जाइए 2026-27 के अंदर। जैसा कि 25-26 में हुआ था, वैसा ही आपका पाकिस्तान के खिलाफ आपका सैन्य ऑपरेशन होने की पूरी पूरी संभावना है। आप इस चीज को भी नोट कर लें। भारत की विदेश नीति पहले से कहीं अधिक कठोर और आत्मनिर्भर होगी, जो शायद अमेरिका जैसे पारंपरिक सहयोगियों को भी असहज कर दे। तो अभी भी अमेरिका से काफी डिस्प्यूट चल रहे हैं, आगे चल के और डिस्प्यूट बढ़ने की संभावना रहेगी। संवत 2083 वह वर्ष होगा जब भारत एक आर्थिक और सैन्य महाशक्ति के रूप में अपनी नींव की और गहरा आगे बढ़ेगा। तो हमारी जो सैन्य शक्ति है वो भी बढ़ेगी और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी बढ़ेगी। आर्थिक परिदृश्य, बजट 2026-27 और जीडीपी, तो भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी के बावजूद तुलनात्मक रूप से स्थिर रहेगी, बेटर रहेगी। सरकार का ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा रहेगा, डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा रहेगा और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने में रहेगा। यहां पर मैंने कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो वो यहां पर मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। आप में से यदि किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं इसमें ऐसी चीजें ही बता रहा हूं जो सामान्य लोगों के काम की है। क्योंकि मैं यदि इसकी फाइनेंशियल पैरामीटर्स को बताऊंगा तो अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आएंगे। वैश्विक व्यवस्था और भू राजनीतिक परिवर्तन, संवत 2083 को वैश्विक शक्ति संतुलन के पुनर्गठन का वर्ष होगा। इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगा, जो अभी जो देश जिस तरीके से अलाइंड है उसमें काफी चेंजेस होंगे। ग्रहों का प्रभाव यह दर्शाता है कि अमेरिकी आधिपत्य का हास होगा और रूस, चीन, भारत जैसे देशों का प्रभाव बढ़ेगा। ऐसा अलाइनमेंट होगा कि जो अमेरिका की दादागिरी है करंटली, उसमें कमी आएगी और बाकी जो शक्तिशाली देश हैं वो आपस में अलाइन होकर अमेरिका को कुछ झुकने के लिए मजबूर करेंगे। हालांकि वो झुकेगा नहीं, मगर फिर भी वो उसको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। जैसे वो उसने पोस्चर 2025 में ले रखे थे, उनमें अभी देखिए बदलाव होना शुरू हो चुका है। भारत के साथ भी उसने ट्रेड डील कर ली है और यहाँ पर ट्रेड डील उसको करनी पड़ेगी। मार्च में आपको पता है कि पूरा समझौता होगा, वो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि रूस, चीन और भारत रीअलाइन हो रहे हैं और वो होना शुरू हो जाएंगे। चीन से भारत के रिश्ते रिलेटिवली ठीक होंगे। अमेरिका आंतरिक पतन और वैश्विक अलगाव, अमेरिका के लिए संवत 2083 की कुंडली अत्यंत कष्टकारी है। लग्न स्वामी बुध है अमेरिका का, जो छठे भाव में होना है, और मंगल राहु केतु के प्रभाव में होना देश के भीतर भारी अशांति और वित्तीय अस्थिरता का संकेत देता है। अमेरिका के अंदर वित्तीय अस्थिरता आएगी, राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां अनिश्चित होंगी और अमेरिका अपने पुराने सहयोगियों से अलग थलग पड़ सकता है। जो उसके पुराने दोस्त है वो अमेरिका पर विश्वास नहीं करेंगे और अमेरिका को ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन संघर्ष की, जो कि काफी सालों से चल रहा है, रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रूस के लिए धनु लग्न का उदय हो रहा है। रूस को यदि मैं देखता हूं, वहां की कैपिटल को, तो उनका उदय धनु लग्न का हो रहा है। यदि मैं उनके लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली बनाऊं तो उनके लिए धनु लग्न का उदय हो रहा है, जो युद्ध प्रिय और विस्तारवादी प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो आपका रसिया चाहेगा, लड़ता रहना चाहेगा और वो चाहेगा पूरे यूक्रेन को कब्जे में कर ले और अधिकतर पार्ट को वो अगले साल में अपने कब्जे में करने में कामयाब हो जाएगा। राजा गुरु का 7वें भाव में होना रूस के क्षेत्रीय विस्तार की ओर ले जाएगा। यूक्रेन संघर्ष और अधिक तीव्र होगा और नाटो देशों के साथ सीधे टकराव की संभावना बढ़ जाएगी। नाटो देशों के खिलाफ रूस सामने खड़ा हो जाएगा। यह लड़ाई अभी और विनाशकारी और कष्टकारी होने वाली है। बाल्टिक देशों पर हमलों की आशंका है और युद्ध का दायरा यूक्रेन की सीमाओं को लांघ सकता है। भारी क्षति के बावजूद रूस को भूभाग का लाभ होगा। चीन और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा और इसी तरीके से अभी इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध होने की पूरी संभावना है, जो कि अभी अप्रैल में सारी पूरी संभावना है कि पॉसिबिलिटी है कि इजराइल और ईरान के बीच में वहां पर लड़ाई हो जाए। नेक्स्ट आपका आर्थिक मंदी और वित्तीय बाजारों में भी परेशानी हो सकती है। क्या क्या होगा देखिए,
डॉलर का ह्रास होगा। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार डॉलर के मूल्य में गिरावट आएगी, जिससे वैश्विक वित्त व्यवस्था में उथल पुथल मचेगी। स्वर्ण और चांदी, सोने की कीमतें $5,000 प्रति औंस की ओर बढ़ सकती हैं, जो भारत में 2 लाख रुपए के स्तर को छू सकता है अगले 1 साल के अंदर। चांदी और तांबा भी निवेश के लिए सुरक्षित विकल्प है, जो 4,20,000 के लेवल पर गया था। वापसी इसकी 4,20,000 के लेवल तक फिर से हो सकती है। अभी 2,40,000 के लेवल पर है, ये फिर से राइज करेगा और अगले भी आपके 1 साल के अंदर चांदी की भी भाव बढ़ेंगे और सोने के भी भाव बढ़ेंगे। शेयर बाजार में अनिश्चितता बनी रहेगी और जो आपका आईटी सेक्टर के अंदर और भी बदलाव होगा और बिल्कुल आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट होने की संभावना है, तो उससे आप थोड़ा सावधान रहें। प्राकृतिक आपदाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य। रौद्र संवत्सर का प्रभाव प्रकृति के संतुलन के रूप में प्रकट होगा। जल प्रलय और भूकंप की संभावना है। शनि का मीन राशि में गोचर जलीय आपदाओं को संकेत देता है। जब शनि भी आपका मीन राशि में आता है तो जलीय आपदाएं होती हैं, तो जलीय आपदाओं का संकेत देता है। इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों के कुछ हिस्सों में जलमग्न होने की आशंका जताई गई है। भारत में भी भारी बाढ़, बादल फटने और समुद्री तूफानों की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, काफी ज्यादा होंगे। स्वास्थ्य और महामारी की चेतावनी। भविष्य पुराण और अन्य ज्योतिषीय विश्लेषणों के अनुसार कलयुग के इस चरण में मानव की औसत आयु और इम्यूनिटी के अंदर गिरावट होगी। प्रदूषित पर्यावरण और मानसिक तनाव में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। शनि का प्रभाव श्वसन रोगों, सीजनल फ्लू के बढ़ने का भी संकेत देता है। तो ये सारी चीजें इस साल के अंदर होंगी और तकनीकी क्रांति आएगी। एआई की वजह से एआई रेगुलेशन आएंगे देश के अंदर, और इसके अंदर शनि का मीन राशि में गोचर एआई की असीमित संभावनाओं को एक नैतिक ढांचे में बांधने का प्रयास करेगा और आपके इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे। 2026 में एआई गवर्नेंस और डेटा सुरक्षा के कड़े कानूनों के बनने का योग बनता है। साथ में नौकरियां और मशीनें, आईटी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ले ऑफ की संभावना है, क्योंकि मशीनें मनुष्यों की जगह ले लेंगी। केवल उन्हीं व्यक्तियों को अवसर मिलेंगे जिनके पास स्किल होगी। अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और रोबोटिक्स में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है, जो उसे वैश्विक मंच पर ऊंचा उठाएगा। अभी इसके अंदर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आपको पता है, मगर बाद में ये सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैं इसको समअप करूंगा, जो भी मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है, जो भी मैंने पीडीएफ तैयार किया है। जिस भी दोस्त को चाहिए वो मेरे नंबर 9013798899 पर मैसेज करेगा। यूट्यूब चैनल पर आप लिखोगे, उससे मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे देने के लिए आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिएगा। आप यूट्यूब पर रिक्वेस्ट करोगे तो उससे मैं आपको कैसे प्रोवाइड करूंगा। तो आप मेरे नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको मिलेगा। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का मैं यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ। 2083 से प्रारंभ होने वाला यह वर्ष मानवता के लिए एक फिल्टर की तरह कार्य करेगा। रौद्र संवत्सर का उग्र स्वरूप पुरानी जर्जर व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके नई व्यवस्था की नींव रखेगा। भारत के लिए यह कालखंड चुनौतियों के साथ साथ एक महान शक्ति बनने का स्वर्णिम अवसर है। जहां विश्व के वर्तमान महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका और यूरोप आंतरिक संघर्ष और युद्ध में उलझेंगे, वहीं भारत अपने सुदृढ़ नेतृत्व और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर एक शेल्टर स्पेस के रूप में उभरेगा। वैश्विक व्यवस्था अब एक ध्रुवीय नहीं रहेगी, यूनिपोलर नहीं रहेगी। रूस, चीन, भारत का गठबंधन या इनका अलग अलग प्रभाव अमेरिकी वर्चस्व को समाप्त कर देगा। आम जनता के लिए यह वर्ष धैर्य, संयम और आध्यात्मिक अभ्यास का है। आर्थिक अनिश्चितता और प्राकृतिक आपदाओं के बीच जो समाज नीति और धर्म के मार्ग पर चलेगा, वही इस रौद्र कालखंड को पार करने में सफल होगा। 2026 केवल एक कैलेंडर का बदलना नहीं है, बल्कि एक नए युग की दहलीज है, जहां तकनीकी और आध्यात्मिकता का संगम मानव सभ्यता को अगले अध्याय को लिखेगा। नमस्कार, धन्यवाद।